जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए। साल है 1780। हम्म। एक बहुत ही युवा महिला जिनका नाम कुइली है, वो अपने शरीर पर पूरी तरह से तेल और घी छिड़क लेती हैं। बिल्कुल। और शिवगंगा के एक मंदिर के अंदर जाती हैं। हाँ, वो वही जगह थी जहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सारा गोला बारूद और हथियार छिपा कर रखा था। वो खुद को आग लगाती हैं। और धधकती हुई लपटों के रूप में सीधे उस शस्त्रागार में कूद जाती हैं। बाप रे। और एक भयानक धमाका होता है। अंग्रेजों के सारे हथियार पल भर में राख हो जाते हैं। एकदम सही। और ये 1857 के प्रसिद्ध विद्रोह से दशकों पहले की बात है। मतलब ये आजादी की लड़ाई का शायद सबसे पहला आत्मघाती हमला था। तो आज की इस गहन चर्चा में हम इतिहास के कुछ ऐसे ही पन्नों को पलट रहे हैं। हमारे पास अध्ययन सामग्री का एक बहुत विशाल भंडार है। हाँ, ऐतिहासिक लेख हैं, यूपीएससी के विस्तृत अध्ययन नोट्स हैं। कुछ दुर्लभ समाचार पत्रों के अंश भी हैं और काफी अकादमिक शोध पत्र भी हैं। इन सब के आधार पर आज का हमारा जो मिशन है वो उस बहुत ही सरल और सीधी कथा से आगे बढ़ना है जो हमें अक्सर सुनाई जाती है। देखिए, उस पारंपरिक कथा से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। वो कथा जिसमें आजादी का पूरा श्रेय अक्सर बस किसी एक आंदोलन को दे दिया जाता है। बिल्कुल। जब हम इन सभी ऐतिहासिक स्रोतों की गहराई में जाते हैं ना, तो आजादी की लड़ाई किसी एक सीधी सड़क की तरह नहीं दिखती। ये अनगिनत संघर्षों का एक बहुत ही जटिल ताना बाना है। जिसमें आदिवासियों के धनुषबाण भी हैं और सशस्त्र क्रांतिकारियों का वैचारिक संघर्ष भी। हाँ, और बिना किसी नेता के सड़कों पर उतरी आम जनता का आक्रोश भी है। और साथ ही हम उस अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर भी नजर डालेंगे जिसने असल में ब्रिटिश साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया था। तो कुइली के उस धमाके से ही बात को आगे बढ़ाते हैं। रानी वेलु नाचियार, जिनकी कमांडर कुइली थी, वो 1760 से 1790 के बीच अंग्रेजों से लोहा लेने वाली पहली रानियों में से एक थी। बिल्कुल। अक्सर हमें लगता है कि आजादी की लड़ाई केवल पढ़े लिखे शहरी लोगों या बड़े बड़े रजवाड़ों तक ही सीमित थी, लेकिन स्रोतों में थोड़ा और आगे बढ़ने पर तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। सही कहा। जंगलों और पहाड़ों में जो आदिवासियों का गुस्सा फूटा था वो बहुत ही भयानक था। जैसे संथाल हुल, जिसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। और फिर मुंडा समुदाय का उलगुलान, यानी बिरसा मुंडा का वो ऐतिहासिक विद्रोह। पर यहाँ एक बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये आदिवासी अचानक हथियार क्यों उठा रहे थे? मतलब इसका मुख्य कारण क्या था? इसके पीछे सीधा सा आर्थिक और सामाजिक कारण था। अंग्रेजों ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए स्थायी बंदोबस्त जैसे भूमि कर कानून लागू कर दिए थे। अच्छा, परमानेंट सेटलमेंट। हाँ, तो जिन जंगलों और जमीनों पर आदिवासी सदियों से बिल्कुल आजादी से रह रहे थे, वहां अचानक बाहरी जमींदारों और साहूकारों का कब्जा हो गया। और उन्होंने आदिवासियों को कर्ज के जाल में फंसा दिया होगा। बिल्कुल, भयानक कर्ज के जाल में। तो जब उनकी जमीनें छिनने लगीं, उनकी संस्कृति पर सीधा हमला होने लगा, तो उनके पास लड़ने के अलावा कोई और विकल्प ही नहीं बचा था। ये उनके अस्तित्व की लड़ाई थी। हाँ, मुंडा विद्रोह के दौरान डोंबारी पहाड़ियों पर जो हुआ वो इसका एक बहुत दर्दनाक सबूत है। अंग्रेजों की आधुनिक बंदूकों के सामने 400 से अधिक मुंडा योद्धा, बाप रे, सिर्फ अपने तीरों के सहारे लड़ते हुए शहीद हो गए थे। ये सब सुनकर मुझे ये शुरुआती घटनाएं एक विशाल और मजबूत बांध में आ रही छोटी छोटी दरारों की तरह लगती है। बहुत सही उपमाएं। और एक बहुत बड़ी दरार आई 1857 में। बैरकपुर छावनी में चौथी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे का विद्रोह। हम सब ने बचपन में पढ़ा है कि वो गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूसों ने एक चिंगारी का काम किया था, जिसके बाद 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। देखिए, केवल कारतूस इतना बड़ा विद्रोह खड़ा नहीं कर सकता। सही बात है। इसके पीछे दशकों से चला आ रहा नस्ली भेदभाव था। भारतीय सिपाहियों को मिलने वाला कम वेतन था और ये एहसास था कि उन्हें अपनी ही जमीन पर दोयम दर्जे का नागरिक माना जा रहा है। मैं सोच रही थी कि क्या इन अलग अलग बिखरे हुए विद्रोहों का कोई एक राष्ट्रीय लक्ष्य था या फिर ये सिर्फ स्थानीय गुस्से का परिणाम थे। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें ना, तो इन सभी विद्रोहों में एक बात समान थी, चाहे वो दक्षिण के रजवाड़े हों या बंगाल और झारखंड के जंगल या फिर मेरठ की छावनियां। ये भले ही स्थानीय लगे, लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक काम किया। कैसा मनोवैज्ञानिक काम? पर इन्होंने आने वाली पीढ़ियों के मन से ये डर हमेशा के लिए निकाल दिया कि ब्रिटिश सत्ता कोई अजेय ताकत है। इन्हीं विद्रोहों ने भविष्य के एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन के लिए पूरी जमीन तैयार कर दी।
और वो संगठित रूप हमें 20वीं सदी की शुरुआत में बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगता है। बिल्कुल। ये वो समय था जब ये शुरुआती गुस्सा एक बहुत ही बौद्धिक और निडर सशस्त्र क्रांति में बदल गया। हमारे स्रोत युगांतर और अनुशीलन समिति जैसे दलों का काफी गहराई से जिक्र करते हैं। और ये केवल हथियारबंद गुट नहीं थे, जैसा कई बार लोग समझ लेते हैं। हाँ, मतलब इनका एक विजन था। बिल्कुल। अनुशीलन समिति ने बाकायदा गुप्त शाखाएं बनाई। वे युवाओं को शारीरिक प्रशिक्षण तो देते ही थे, लेकिन साथ ही उन्हें राजनीतिक दर्शन और इतिहास भी पढ़ाते थे। तो ये सशस्त्र क्रांति सिर्फ भावनाओं के उबाल पर आधारित नहीं थी। एकदम सही। इसमें एक बहुत ही गहरी वैचारिक समझ थी। अगर हम सेल्यूलर जेल का इतिहास देखें, जिसे उस समय काले पानी की सजा कहा जाता था। हाँ, वहाँ अमानवीय यातनाओं के बीच भी क्रांतिकारियों ने राजनीतिक कैदियों के दर्जे की मांग को लेकर हफ्तों तक भूख हड़तालें की। बाप रे। और वहीं जेल की छोटी छोटी कोठरियों में उन्होंने मार्क्सवादी और साम्यवादी साहित्य का अध्ययन किया। यही वो वैचारिक गहराई है जो मुझे लगता है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद जैसे नायकों में सबसे ज्यादा चमकती है। बिल्कुल चमकती है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई, लेकिन उनके अपने लेखों से ये बिल्कुल साफ है कि उनका उद्देश्य सड़कों पर बस खून बहाना कभी नहीं था। उनका उद्देश्य था पूर्ण आजादी और शोषण का अंत। हाँ, एक ऐसा समाज जहाँ किसानों और मजदूरों के अधिकार सुरक्षित हों। इस सर्वोच्च बलिदान की संस्कृति का एक और दहला देने वाला उदाहरण मास्टर सूर्यसेन का है। अच्छा, चटगांव शस्त्रागार कांड वाले। हाँ, उनकी योजना किसी सैन्य अभियान से कम नहीं थी। उनका लक्ष्य था ब्रिटिश शस्त्रागार पर कब्जा करके एक स्वतंत्र सरकार की घोषणा करना। लेकिन 12 जनवरी 1934 को जब उन्हें फांसी दी गई तो ब्रिटिश हुकूमत का खौफ देखिए। क्या हुआ था? फांसी से पहले जेल के अंदर उनके नाखूनों को प्लास से उखाड़ लिया गया। अरे बाप रे। हाँ, और उनके दांत भारी हथौड़े से तोड़ दिए गए थे। ये तो बहुत ही क्रूर है, मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पर ऐसा क्यों किया अंग्रेजों ने? अंग्रेज अधिकारी सिर्फ इस बात से डरे हुए थे कि मरते समय ये व्यक्ति वंदे मातरम का नारा न लगा दे, क्योंकि वो एक आवाज हजारों नए क्रांतिकारियों को जन्म दे सकती थी। ये क्रूरता सच में विचलित कर देती है। लेकिन यहाँ स्रोतों को देखते हुए मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। संसाधनों की इतनी भारी कमी थी, कई बार अपनों का ही विश्वासघात मिला और सामने दुनिया की सबसे ताकतवर ब्रिटिश सेना थी, तो क्या इन युवा क्रांतिकारियों को सच में लगता था कि वे सैन्य ताकत से अंग्रेजों को जीत सकते हैं, या ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक लड़ाई थी? अगर हम उनके दस्तावेज पढ़ें तो वे बहुत यथार्थवादी थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि मुट्ठी भर हथियारों से ब्रिटिश सेना को नहीं हराया जा सकता। तो फिर उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? उनका तरीका डीड्स के जरिए प्रोपेगेंडा का था। अच्छा। यानी अपने कर्मों और बलिदानों के जरिए जनता में सोई हुई चेतना को जगाना। वो अपनी जान की कीमत पर करोड़ों भारतीयों के दिलों में देशभक्ति की आग जलाना चाहते थे। और वो आग किस कदर भड़की, ये हमें 1942 में साफ साफ दिखता है। बिल्कुल, भारत छोड़ो आंदोलन। हाँ, 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान से करो या मरो का नारा गूंजा, और जैसे ही ये नारा गूंजा, अगले ही दिन सुबह सुबह आजादी के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों को लगा कि बिना नेताओं के आंदोलन वहीं कुचल दिया जाएगा, लेकिन यहीं ब्रिटिश सरकार ने सबसे बड़ी चूक कर दी। क्योंकि नेतृत्व को जेल में डालने से आंदोलन खत्म नहीं हुआ, बल्कि पूरी तरह से आम जनता के हाथों में चला गया। यही भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। छात्र, मजदूर, किसान और महिलाएं सड़कों पर उतर आईं। ये आंदोलन तो बिल्कुल किसी ऐसे ऑर्केस्ट्रा की तरह हो गया जिसका कोई कंडक्टर ही ना हो। बहुत खूब कहा आपने। सामने कोई निर्देश नहीं दे रहा था, फिर भी अरुणा आसफ अली जैसी महिलाओं ने गजब की कमान संभाली, भूमिगत होकर काम किया। और रायपुर के डॉक्टर खूबचंद बघेल का योगदान भी स्रोतों में प्रमुखता से है। उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और नाटकों के जरिए राष्ट्रभक्ति फैलाई। लोग इतने निडर हो गए थे कि बलिया, तामलुक और सतारा जैसी जगहों पर उन्होंने अपनी समानांतर सरकारें जला ली। उन्होंने व्यावहारिक रूप से साबित कर दिया कि भारतीय बिना अंग्रेजों के अपना देश चला सकते हैं। लेकिन देखिए, एक निष्पक्ष तरीके से अगर हम स्रोतों को देखें तो हमें एक दूसरे पहलू पर भी बात करनी चाहिए। बिल्कुल, ऐतिहासिक तथ्यों को निष्पक्ष रखना जरूरी है। हम अक्सर मान लेते हैं कि पूरे देश का हर व्यक्ति इस आंदोलन के साथ था। इस जन आंदोलन का देश के कुछ प्रमुख राजनीतिक दलों ने खुलकर विरोध किया था। मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई ने भी विरोध किया।
हाँ, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन सोवियत संघ के साथ था। बिल्कुल, और हिंदू महासभा ने भी इस आंदोलन से किनारा कर लिया था। इतिहास को समग्र रूप से समझने के लिए इन असहमतियों को जानना भी उतना ही जरूरी है। सही बात है। खैर, देश के अंदर आम जनता सड़कों पर थी, लेकिन बात केवल आंतरिक दबाव की नहीं थी। आजादी की इस कहानी में एक बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ रहा था। भू राजनीति या जियोपॉलिटिक्स। हाँ, 1945 के ब्रिटेन के आम चुनाव। विंस्टन चर्चिल, जो भारत को आजादी देने के सख्त खिलाफ थे, वो चुनाव हार गए। और क्लेमेंट एटली की लेबर पार्टी जीत गई, जिन्होंने आजादी का वादा किया था। और फिर 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया। पर यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमारे स्रोतों में कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पीबी चक्रवर्ती के एक पत्र का अहम जिक्र है। हाँ, वो पत्र बहुत चौंकाने वाला है। उन्होंने क्लेमेंट एटली से सीधे पूछा था कि अंग्रेजों ने आखिर भारत छोड़ने का फैसला इतनी जल्दी क्यों किया, और एटली ने खुद स्वीकार किया था कि गांधी जी के अहिंसक आंदोलन का प्रभाव उनके फैसले पर न्यूनतम था। जी हाँ, बिल्कुल मिनिमल। क्या बात करें, बचपन से हमें किताबों में पढ़ाया गया है कि आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल के मिली, लेकिन ये तथ्य तो पूरी कहानी को ही पलट देता है। पूरी तरह से। एटली ने भारत छोड़ने का जो असली कारण बताया, वो था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी आज़ाद हिंद फौज का खौफ और सबसे अहम, भारतीय सैनिकों का विद्रोह। मतलब सेना ने बगावत कर दी थी। बिल्कुल। 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने बगावत कर दी थी। अंग्रेजों को भारत पर राज करने के लिए सेना की जरूरत थी, जो मूल रूप से भारतीयों से ही बनी थी। जब वही बंदूकें अंग्रेजों की तरफ तन गई, तो उन्हें समझ आ गया कि अब कब्जा बनाए रखना असंभव है। और युद्ध के बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था भी चरमरा चुकी थी। तो ये एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म था, जिसे झेलना ब्रिटिश साम्राज्य के लिए असंभव हो गया था। एकदम सही। 1947 में विदेशी झंडा उतर गया, लेकिन क्या वो क्रांति वहीं खत्म हो गई? नहीं, आजादी मिलने के बाद क्रांति ने बस अपना रूप बदला। हाँ, क्योंकि आजादी का मतलब केवल ये नहीं है कि सत्ता में बैठने वाले लोगों का रंग बदल जाए। असली चुनौती तो समाज सुधार और आधुनिक विकास की थी। इसी बात को हमारे स्रोतों में अब्दुल हमीद कैसर, जिन्हें लखपति कहा जाता था, उनके उदाहरण से समझाया गया है। आजादी के बाद उन्होंने गरीबों के मसीहा के रूप में काम किया, मुफ्त कानूनी लड़ाइयां लड़ी, और यही सामाजिक संघर्ष आज भी जारी है। स्रोतों में एक आधुनिक क्रांति का जिक्र है, एलपीजी क्रांति का ईंधन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। बिल्कुल। 2014 में एलपीजी उपभोक्ता 14.52 करोड़ थे, जो 2023 तक बढ़कर 31.36 करोड़ हो गए। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा उछाल है। और WHO की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 3.7 करोड़ महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई मिली। अगर हम इसे अपने पिछले इतिहास से जोड़ें, तो ये आधुनिक बदलाव गरीबी और बीमारी के उपनिवेशवाद से लड़ने जैसा है। एक बेहतर जीवन स्तर ही आजादी का असली अर्थ है। बिल्कुल। तो चर्चा को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि भारत की स्वतंत्रता किसी एक व्यक्ति या घटना का परिणाम नहीं थी। ये रानी वेलु नाचियार की तलवारों, मुंडाओं के तीरों और भगत सिंह व सूर्यसेन के सर्वोच्च बलिदानों का नतीजा थी। साथ ही 1942 के जन आंदोलनों और आजाद हिंद फौज के खौफ का भी। हाँ, तो जाने से पहले श्रोताओं के लिए सोचने वाली एक बात छोड़ना चाहूंगी। इतिहास में क्रांतिकारी की परिभाषा लगातार बदलती रही है। कभी वो एक योद्धा रानी थी, कभी बम बनाने वाला युवा, और आज समाज को स्वस्थ बनाने वाला नीति निर्माता। ये सोचने वाली बात है कि आज से 100 साल बाद जब इतिहास लिखा जाएगा, तो आज के समय की किन खामोश क्रांतियों और किन गुमनाम क्रांतिकारियों को याद किया जाएगा। इस विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं।